नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 5 शब्द निर्माण, उपसर्ग तथा प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संधि पढ़ा था और आज हम शब्द निर्माण अर्थात शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसका पहला पार्ट है उपसर्ग, अर्थात उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करना। अब इसमें कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभाव, निराश, सज्जन, सौभाग्य, आचार, विचार। अब अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो इन शब्दों में क्या है, मूल शब्द से पहले कुछ अंश जुड़े हुए हैं। जैसे भाव से पहले अ जुड़ा हुआ है तो अभाव बना। निराश, राज से पहले निर जुड़ा हुआ है आज से पहले तो निराश बना। सज्जन, जन से पहले सत्य जुड़ा तो सज्जन बना। भाग्य से पहले सौ जुड़ा तो सौभाग्य। आचार, अचार प्लस अ जुड़ा तो आचार, विचार। चार में अ जुड़ा तो आचार और चार में वी जुड़ा तो विचार। तो ये देखा कि ये मूल शब्द हैं जो उनसे पहले कुछ अंश लगे हुए हैं शब्दों को, और उसके लगने से इनके रूप और अर्थ दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक मान शब्द दिया हुआ है और एक नीचे देश शब्द दिया हुआ है। तो इसमें हमने उपसर्ग लगा दिए। अनु लगाया तो अनुमान, अप लगाया तो अपमान, अभि लगाया तो अभिमान, सम लगाया तो सम्मान। तो इसमें हमने इतने सारे उपसर्ग लगाए तो उसके बाद उपसर्ग लगने के बाद वो नए शब्द बने, उनका रूप भी बदल गया और उनका अर्थ भी बदल गया। अब नीचे वाले देश में वी लगाया विदेश, पर लगाया परदेश, प्र लगाया प्रदेश, स्व लगाया स्वदेश, उप लगाया उपदेश। तो जो ये शब्दांश जब किसी मूल शब्द से पहले लगते हैं और उसके अर्थ में या रूप में परिवर्तन ला देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मूल शब्द एक ही है और उसमें अलग अलग उपसर्ग शब्दांश लगाए गए तो उसमें एक अलग ही परिवर्तन आ गया। तो इन्हें क्या कहा हमने? उपसर्ग कहा। प्रत्येक उपसर्ग के मिलने से एक नए शब्द की रचना हुई है, आपने अभी देखा। तो अब परिभाषा इसकी यही निकलेगी कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग जो हैं हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में ही जुड़ते हैं। अब देखिए, इसमें हम ध्यान रखने वो क्या होती है, उपसर्गों का केवल व्याकरणिक अर्थ होता है तथा भाषा में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। अर्थात व्याकरण की दृष्टि से इनके अंतर्गत अर्थ होता है। अगर हम स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग किए जाएं तो इनका कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते। ये केवल शब्दों से पूर्व ही जुड़ते हैं। इनके जुड़ने से एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ बदल जाता है। इस तरह उपसर्ग एक नए शब्द बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ज्ञान है, अगर मैं उससे पहले अ लगा दूं तो वो अज्ञान हो जाएगा। अर्थात ज्ञान का अर्थ होता है चीज़ें समझना, सोचना, लेकिन अज्ञान का अर्थ होता है अमूर्ख होना। जैसे पूर्व से मैंने विज्ञान लगा दिया तो विशेष ज्ञान हो गया। अब अनुचर है, चर से पहले अगर मैं लगाऊं अनु को तो अनुचर क्या होगा? दासी या साथी को कहेंगे। इन उपसर्गों का प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है। कुछ होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग और तीसरे होते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो बच्चों, इस तरह आपने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। अब बच्चों, इसी में अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? ये किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अर्थात
पीछे लगने के बाद ये उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे देखिए, पाठ में हमने अक लगाया तो क्या बनेगा? पाठक। लेख में अक लगाया तो लेखक। पढ़ में आई लगाई तो पढ़ाई। लिख में आई लगाई तो लिखाई। सुन में आई लगाई तो सुनाई। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये हमेशा किसके? इन मूल शब्दों से पीछे जुड़े हैं और इसके अर्थ में परिवर्तन किया इन्होंने, तो ये क्या कहलाए? प्रत्यय कहलाए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ये क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ये किसी भी क्रिया से बाद में लगते हैं, क्रिया के साथ प्रयोग में आते हैं, तो इसी प्रकार ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ में अगर मैंने आई लगाया तो पढ़ाई, लिख में आई लगाया तो लिखाई। तो इस प्रकार क्रिया के मूल रूप के साथ लगने वाले कौन से कहलाते हैं? प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कोई भी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होता है उसके पीछे लगकर ये शब्द का निर्माण करते हैं, इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भारतीय है, अब भारत क्या है? संज्ञा है, इसमें मैंने ये प्रत्यय लगाया तो क्या बना? भारतीय। तो ये किस में जुड़े? संज्ञा के साथ। गुणवान, गुण क्या है? विशेषण है, और इसके पीछे मैंने वान लगाया तो क्या हुआ? गुणवान। अर्थात जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो उसके लिए उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग से ही हमारे नए शब्दों का निर्माण होता है। अब आपको समझ में आ गया कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। बीच में यही अंतर है कि उपसर्ग मूल शब्द से पूर्व लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि एक पूर्व में लगता है और एक अंत में लगता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो कक्षा में आने से पूर्व बच्चों, आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में इसके अभ्यास का एक बार अध्ययन अवश्य करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। नमस्कार।